बच्चों को अलग ही कर दिया पेरेंट्स से, उनको कम्प्लीटली ब्रेन वॉश करके सिर्फ चाइनीज़ की तिप्ती कभी वो उसके दिमाग में आए तिप्ती चीनी भाई भाई का बाद में पेट में चूड़ा भोग दिया। अभी चीन का कुछ पता चलता नहीं है क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी अलग सी हैं। कभी ये बोल नहीं सकते कि वो दोस्त है, कभी ये बोल नहीं सकते वो दुश्मन है। आज की तारीख 10 दिसंबर है, विश्व मानवाधिकार दिवस, और ऐसे में मेरी मौजूदगी इस वक्त है पटना के लहासा मार्केट में। पटना के लहासा मार्केट में यहाँ पहुँचने का कारण है मानवाधिकार दिवस के कारण कि यहाँ पर जो लोग हैं वो गवाह हैं एक बहुत बड़े स्तर पर मानवाधिकार हनन के। इस वक्त हमारे साथ एक तिब्बती नागरिक हैं, परिचय आपका लेना चाहेंगे हम। मेरा नाम तेंजिन है और मैं अभी यहाँ लहासा मार्केट का एक मेंबर हूँ। नमस्कार सर। यहाँ पर अभी कैसा चल रहा है सब कुछ? अभी यहाँ पर तो जैसा बहुत सालों से चलता है, यहाँ पे लहासा मार्केट कम से कम अब 60 साल से ऊपर से है। 1970 के बाद से यहाँ पे हम लोग बसते आए हैं, तो यहीं पे हमारा जो काम है वो कम से कम ठंड के समय में हम लोग यहाँ पे कपड़े बेचने आते हैं सर। एक मानवाधिकार दिवस है आज, एक बड़ा कह सकते हैं इतिहास में, हिस्ट्री में एक बड़ा ट्रेजेडी है कि बड़ा स्तर पर मानवाधिकार का हनन किया गया। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो उस दौर में थे वो क्या बताते हैं, क्या हुआ था उस वक्त? वो भी बहुत कुछ बताते हैं और इतिहास भी पूरा गवाह है इस चीज़ का कि चीन ने क्या तिब्बत के साथ किया गया है और अभी तक हो रहा है। बहुत सारे रिसेंटली जो न्यूज़ेस आते हैं उनमें ये होता है कि बहुत सारे डीएनए कैप्चरेशन, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको वो री एजुकेट करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने माता पिता से अलग करके उनको एक असाइलम टाइप में डाल के कि उनको कम्प्लीटली एजुकेट करना है, वो अपने भाषा से अलग हो जाए, फर्स्टली तो सिविलाइजेशन से अलग हो जाए कम्प्लीटली। सिविलाइजेशन ही चेंज करने का प्रयास। हाँ जी, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि बच्चा जो होता है पहले स्कूल जाता है, स्कूल में वो लोग चाहते हैं कि वो तिब्बती ना सीखें, चाइनीज़ सीखें, जो मैंडरिन जो है लैंग्वेज जो है वो सीखें। तो वो बच्चा लौट के घर ही को जाएगा। घर में माता पिता बोलते हैं आप ये मत करो, ये हमारी भाषा नहीं है, आप तिब्बती सीखो। तो उसकी वजह से उन्होंने वो जब बहुत साल कोशिश किया, अब वो क्या चाहते हैं कि कम्प्लीटली ब्रेन वॉश करने के लिए वो एक असाइलम सेंटर टाइप में बच्चों को अलग ही कर दिया पेरेंट्स से, उनको कम्प्लीटली ब्रेन वॉश करके सिर्फ चाइनीज़ की तिब्बती कभी वो उसके दिमाग में आए हैं ऐसा टाइप है। तो वैसे ही करते करते बहुत सारे अभी भी करंटली सिचुएशन में भी बहुत कुछ चल रहा है तिब्बत में। आपकी तब जन्म भी नहीं हुई थी, जन्म के समय क्या माहौल था जब आपका जन्म हुआ? एक शरणार्थी के तौर पर ही आपका जन्म हुआ, क्या था उस वक्त का माहौल? शरणार्थी के तौर पे जब मेरा जन्म हुआ इंडिया में, तो हमारे यहाँ पे माहौल जो है वो कम्प्लीटली 1993 में मेरा जन्म हुआ है, फिर भी वो एक कम्प्लीटली अनस्टेबल सिचुएशन था। बीइंग जब हमारे जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो 1959 में तिब्बत से भारत में आए हैं, ऑलमोस्ट 1960s के तौर पे, वहाँ से लेके 1993 तक कम्प्लीटली 30 ईयर्स के पास भी फिर भी एक सिचुएशन अनस्टेबल सिचुएशन थी। चीन में इतने सालों से ऑलमोस्ट आफ्टर 30 ईयर्स जब मैं पैदा हुआ था तब भी जो चल रहा था वो चलता ही जा रहा था। लोगों को कम्प्लीटली रिलीजियस फ्रीडम नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, कम्प्लीटली ह्यूमन राइट्स टोटल वायलेटेड था। तो वो जो अभी के दौर में लेट्स से 1959 में कैप्चर हुआ गया है और आज 2025 है, अभी भी वही चीज़ चल रही है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्या कभी मन में ऐसा आता है कि जो हमारा मदरलैंड है वहाँ फिर से लौटा जाए? कैसा कुछ चलता है जब ऐसा आता है? जैसे मैंने बोला है कि मेरा जन्म हुआ है 1993 में हुआ है, तो मैं बॉर्न रिफ्यूजी हूँ। तो हाँ, हमारे में भी मन में ये होता है कि कभी ना कभी गुजरने से पहले अपने देश को देखा जाए, अपनी ज़मीन को छुआ जाए। वो हम लोगों के प्रति सब तिब्बतियों के मन में यही भाव है। वहाँ आपकी संपत्ति, जमीन, जायदाद ये सब कुछ रहा है? जो वहाँ के खुद के लोग हैं उनके पास ज़मीन, संपत्ति और जायदाद नहीं बची, तो वहाँ से जो बेचारे जो भाग के आए वहाँ बचे उनके भी कब्जा कर, उनके भी कब्जे हो रखे हैं। तो अभी रिसेंटली जो आपका ब्रह्मपुत्र जो बोलते हैं उस पे चीन अभी डैम बना रहा है बहुत बड़ा, जो अपना खुद रेड सी की तरफ वो पानी को मोड़ने की कोशिश कर रही है, येलो रिवर रेड सी की तरफ। उनकी वहाँ पे जो ज़मीन है वो तो हथियाया जा रहा है, तो हमारी तो ज़मीनें क्या ही बचेंगे सर। तिब्बत एक बार फिर से बसे, दिल में है इच्छा? हाँ जी सर, 100% है। 100% है। कोई प्रयास अभी चल रहा है आप लोग? हमारे तरफ से अब मोर ऑफ दलाई लामा जी हैं, उनकी तरफ से ग्लोबली एक मिडल वे अप्रोच चल रहा है कि चीन बैठ के हमारे साथ बातचीत भी करे। भारत सरकार भी उसमें बहुत सहायता दे रही है, क्योंकि भारत हमारा बहुत पुराना एक मित्र रहा है। अभी के समय से नहीं, राजाओं महाराजाओं के समय से भारत और तिब्बत का रिश्ता जो है भाई की तरह रहा है। इसकी वजह से तिब्बत की तरफ तिब्बत की आज़ादी के लिए हो गया, मिडल वे अप्रोच के लिए हो गया, उसके लिए भारत की तरफ से भी बहुत मदद होता है। जैसे यूएस है, यूएन है, वो सब अभी भी कोशिश चल रही है।
वो सब कोशिशें चल रही है। अब सवाल है कि यहाँ पर एक रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं, कठिनाई एक रिफ्यूजी को क्या क्या झेलना पड़ता है? हाँ, मैं मानता हूँ कि हम एक रिफ्यूजी हैं, लेकिन भारत देश जो है वो बहुत अलग देश है। भारत जो है वो अपना एक कोट जो होता है ना, कोटेशन, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव का सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे अलावा कोई जा नहीं सकता। इतने सालों से अभी तक किसी को अपने देश में रिफ्यूजी रखना भारत देश के अलावा कोई और देश कर नहीं सकता। ये हमारी मान्यता यही है कि अतिथि देवो भव का बेस्ट एग्जाम्पल है। कभी ऐसा मौका मिला किसी भी ओकेजन पे या फिर कोई ऐसा पर्पस बना हो कि आपका मदरलैंड कभी जाना हुआ हो 1-2 घंटा के लिए? आज तक नहीं, वो तो कभी चीन कभी किसी को करने नहीं देगा। अभी आप रिसेंटली अवेयर होंगे जो अरुणाचल की जो लड़की है उसके साथ चीन ने एयरपोर्ट में क्या किया, तो हम तो तिब्बती हैं, तो हम तो वैसे ही वायलेटेड है उनके रेंज। उनको रोक लिया था कि ये तो यहाँ की नागरिक है। हाँ जी सर, कम से कम आई एम नॉट रॉन्ग 18 घंटे करीब उनको रोका गया था। फिर एम्बेसी को अप्रोच करना पड़ा, तब जाके उसको छोड़ा गया। उसको तो ये तक बोला गया है कि आपके पास जो इंडिया पासपोर्ट है उसको हटाइए, आप चीन का पासपोर्ट लीजिए, अरुणाचल चीन का हिस्सा है। यही बोला गया था। क्या मैसेज होगा इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, तिब्बत के लिए? ये है कि सब करुणा में रहे, सब एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह हिस्सा करते रहे, और सब अपना खुद का जीवन, सब रिलीजन एक है, सब भाषाएं एक हैं, सब एक साथ रहे। अच्छा, चीन का विस्तारवाद रुकता नहीं है, लगातार टाइम टू टाइम, जैसे पहले भी था तिब्बत पूरा समाप्त करके अब इंडिया बॉर्डर पे भी एंट्री करने का प्रयास किया जा रहा है। अगल बगल के सभी देश परेशान हैं। क्या लग रहा है कि भविष्य में ये कोई और बड़े खतरे को भी इन्वाइट कर रहे हैं? अभी चीन का कुछ पता चलता नहीं है, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी अलग सी हैं। कभी ये बोल नहीं सकते कि वो दोस्त है, कभी ये बोल नहीं सकते वो दुश्मन है। उसकी हरकतें हैं, अब जैसे श्रीलंका देखिए, श्रीलंका में भी उसने बहुत पैसा खर्च किया है, उनके पोर्ट ले लिए। पाकिस्तान में भी वो बहुत पैसा खर्च कर रहा है, कराची का पोर्ट लेना चाह रहा है। और भी वो उसका भी जो कहते हैं ना, नेहरू जी के साथ उन्होंने जो किया था, तिब्बती चीनी भाई का बाद में पेट में चूल्हा भोग दिया, वैसे ही करने का हरकतें वो रखता है। शुभ नाम है किसका? मेरा नाम तेंजिन है सर। तेंजिंग। तो तेंजिंग थे हमारे साथ, हम बातचीत कर रहे थे। ये तिब्बत से हैं, शरणार्थी के तौर पर। पटना में लहासा मार्केट जो है यहाँ पर हैं, इनसे हमने बातचीत की है। और आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। मैं आपको बता दूं कि इतिहास के पन्नों में चीन के जो विस्तारवाद की नीति है उसका एक बड़ा ही ब्रूटल और जो कहानी है वो कहीं ना कहीं तिब्बत को कब्जा करने की कहानी है। और ऐसे में पूरा का पूरा देश जो है चीन के कब्जे में है इस वक्त। और लगातार जो लोग हैं जिसने चीन की गुलामी स्वीकार नहीं की, वो लोग अलग अलग जगहों पर हैं। प्रयास है कि एक बार फिर से तिब्बत अपने पुराने स्वरूप में आए, और इसको लेकर इच्छाएं हैं। लेकिन इतना न ज़्यादा चीन के तरफ से प्रेशराइज किया गया है कि अभी बहुत ज़्यादा मजबूती मिल नहीं रही। हालांकि इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने साफ तौर पे सुना। चीन को लेकर, भारत को लेकर, जो दुनिया है उसको लेकर, और अपनी कहानी को बयां किया है कि किस प्रकार से जब लोग वहां से निकल रहे थे तो बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं था कि हम क्यों निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऐसा कुछ बताया गया था आपकी? ऐसा है कि सर, जब चीन ने तिब्बत पे हमला किया था तो मेन, जब उस टाइम दलाई लामा जी थे, वो भी छोटे थे, तो वो जब 14वें दलाई लामा जी जब तिब्बत को छोड़ के जब भारत की तरफ प्रस्थान कर दिए, तो उसके साथ साथ जितने दूसरे तिब्बती थे वो भी तिब्बत छोड़ के भारत की तरफ आ गए थे। अभी जो दलाई लामा है इनके ऊपर भी चीन प्रेशर बनाने का प्रयास करता है? हाँ जी सर, बहुत करता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि जो 14वें दलाई लामा के बाद जो 15वें दलाई लामा बाद में जब इनके निधन के बाद कोई बनेगा भी, उस पर चीन का हक हो। चीन ये चाहता है कि वो ये नहीं चाहता है कि वो उनको नर्चर करे, वो ये चाहता है कि वो जो कुर्सी जो है वो अगर मिले तो बौद्ध धर्म का पूरा मान्यता उनके हाथ में आ जाएगा। चीन ऐसा देश है जो धर्म को नहीं मानता, लेकिन वो ये चाहता है कि जो धर्म की जो कुर्सी है, जो बौद्ध धर्म की कुर्सी है, वो उनके ही हाथ में एज अ पपेट काम करे। तो चीन है, हरकतें कैसी हैं लगातार आप देखते रहते हैं। हाल फिलहाल की ताज़ा बातें करें तो गालवान आप भूले नहीं होंगे। उसके बाद भी कई सारी चीज़ें हैं। ट्राई जंक्शन जो है वहाँ पर भी वो लगातार भारत को और भूटान को उकसाता रहता है। तमाम चीज़ें होती रहती है। तो आज मानवाधिकार दिवस है, ऐसे में मानवाधिकार की सबसे बड़ी कहानी के साथ हम आपके सामने थे जब चीन ने पूरा तिब्बत को समाप्त कर दिया।